स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो नया अध्याय जो है वो कौन सा है, उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन जो है वो शुरुआत में ही दिए गए हैं। तो उन निगमनों को हम बहुत ही ध्यान से हमको उन्हें समझना है। ठीक है, जैसे कि आज जो हम निगमन करने जा रहे हैं वो है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो देख सकते हैं आप कि ये कितने बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो इसका सूत्र क्या होता है, वो सूत्र जनरली आप याद कर सकते हो। उस सूत्र को देख लेते हैं पहले, फिर उसका हम निगमन करते हैं। तो सूत्र होता है N2/V - N1 U बराबर N2 - N1 R। ये सूत्र होता है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, या गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र भी यही होता है और उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र भी यही होता है। तो इसमें N1 और N2 क्या है, N1 क्या है, ठीक है, और N2 क्या है, तो ये अपवर्तनांक है। ठीक है, N1 क्या है, जो पहला माध्यम है उसका अपवर्तनांक, N2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, V क्या है, ठीक है, तो V और U क्या है, तो U क्या है, V जो है V, ठीक है, वो जो P बिंदु होता है या दर्पण का ध्रुव जो होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और U क्या होता है, ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है, R क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। तो ये सूत्र आपको याद करके रखना है और हम इस सूत्र को तो याद ही करेंगे और साथ ही साथ इसका निगमन आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीके से हम इसके निगमन को पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं, चित्र बनाते हैं। क्या दिया गया, ये एक हमने पृष्ठ ले लिया है। ठीक है, गोली पृष्ठ है और उत्तल पृष्ठ है ये। ठीक है, गोली उत्तल पृष्ठ है। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है जब उत्तल पृष्ठ है तो इसका कोई यहाँ पे केंद्र होगा यहाँ पे केंद्र, बिल्कुल केंद्र होगा। तो ये केंद्र हमने ले लिया और ये गोली उत्तर पृष्ठ का केंद्र जो है इसको हम वक्रता केंद्र C कहते हैं। एक हमने रेखा खींच दी जो कि मुकच्छ है, इस तरीके से ये मुकच्छ हो गई। ठीक है, ये मुकच्छ। अब और देखते हैं, ये क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया और ये मुकच्छ हो गई। अब क्या है कि इस मुकच्छ पे एक ये पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं कुछ, मान लो इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया A, और ये पॉइंट जो है यहाँ पे एक बिंब रखा हुआ, बिंब मतलब कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं बिंब, और इसका जो प्रतिबिंब है इस तल से अपवर्तन के पश्चात बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा उसको भी देखेंगे। तो ये बिंब रखा हुआ है। ठीक, अब देखो, अब ये जब बिंब रखा हुआ है तो हम देखेंगे क्या कि इस बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो उससे दो किरणें निकलती हैं। ठीक है, तो इसकी पहली किरण जो निकली, हमने इसकी मानी, इस बिंब से पहली किरण जो निकली वो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो वक्रता केंद्र की ओर जो ये किरण जाएगी, और ये क्या है, ये तो इसको हम अभी बताए हैं C। ठीक है, C या वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो इस C यानी कोई प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र की ओर जाती है, ठीक है, तो फिर अपवर्तन के पश्चात वो पुनः वापस आ जाती है उसी। ठीक है, तो ऐसे ही वापस आ जाएगी। इस एक और प्रकाश की किरण हमने ली है, ठीक, तो दूसरी प्रकाश की किरण ली तो वो इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, थोड़ा सही ना है, दूसरी प्रकाश की किरण जो ली वो इस तरीके से जा रही। ठीक, और यहाँ पे पड़ी। अब देखते हैं, तो दूसरी प्रकाश की किरण जब यहाँ आ गई तो क्या होगा, इस पे देखेंगे ये उत्तल तल है, तो उत्तल तल पे क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। वास्तव में ये प्रकाश की किरण जो है, ऐसे तो इसका मार्ग वास्तव में ऐसे है, ऐसे जाना चाहिए था इसको। ठीक है, ये जो है दूसरा माध्यम है। ठीक है, ये पहला माध्यम है, इसको मान लेते हैं पहला माध्यम N1 है। ठीक है, या इसको आप N1 मान लो, इसको पहला माध्यम N1 मान लेते हैं, इसको दूसरा माध्यम N2 मान लेते हैं। ये सघन है और ये विरल है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण वास्तव में ऐसे जानी चाहिए थी। ठीक, लेकिन देखा क्या जी, इस बिंदु पे जैसे ही पहुँचेगा प्रकाश, तो इस बिंदु पे क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। और इस बिंदु को हमने मान लिया कि ये जो बिंदु है कौन सा है, B। क्या मान लिया, इस बिंदु को B मान लिया। तो जब अपवर्तन होगा तो
ये इस तरीके से तो जाएगा नहीं, बिल्कुल क्लियर बात है। अब हमें क्या करना है, अभिलंब खींचना है। जिस बिंदु पे अपवर्तन होगा तो वहाँ पे अभिलंब खींचना होगा। तो एक बात बिल्कुल याद रखिए कि अभिलंब यहाँ पे खींचा कैसे जाए, क्योंकि गोलीय पृष्ठ है। अगर कोई ऐसा पृष्ठ रहता है तो अभिलंब हम ऐसे खींच देते हैं 90 अंश के, ठीक है, ये 90 अंश बना के इसे खींच देते हैं। लेकिन ये गोलीय पृष्ठ है तो इस पर अभिलंब कैसे बनेगा। तो इसको आप बिल्कुल याद रखो कि अगर कभी गोलीय पृष्ठ दिया गया हो, अगर कभी गोलीय पृष्ठ दिया गया हो तो उससे अगर अभिलंब खींचना है तो उस बिंदु से जहाँ पे अभिलंब खींचना है, उस बिंदु से उस गोलीय पृष्ठ के केंद्र को आप ऐसे मिला दो। ठीक है, क्या बताया हमने कि अगर कोई ऐसा गोलीय पृष्ठ दिया है ये, और आपसे कह दिया जाए यहाँ पे अभिलंब खींचो, तो क्या करोगे, इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र अगर आपको पता है तो केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होगी इस बिंदु से गुजर रही है, वही उसका अभिलंब होगा। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे अगर इस पर से अगर खींच दिया जाए तो ये 90 अंश हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल बस यह बात आपको याद रखना, इसका अभिलंब अब ये हमने खींच दिया। ठीक है, और ये बिंदु हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक, और यहाँ पे लिख देते हैं यह अभिलंब। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ाया था पिछले वीडियोस में, क्या पढ़ाया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण, ये कैसा माध्यम है, तो ये माध्यम है विरल। ये कैसा माध्यम है, विरल। और ये कैसा माध्यम है, सघन। ठीक है, दूसरा वाला माध्यम कैसा है, सघन। यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो विरल माध्यम से ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब सघन में जैसे जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब किधर, इधर है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभिलंब की ओर जो ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, ऐसे न जा करके अब ये अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक, और इसको आगे हमने बढ़ाया तो जा करके देखा क्या कि प्रकाश की किरण आगे ऐसे बढ़ गई। ठीक है, और यहाँ पे इसने स्पर्श कर दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक, तो अब देखा क्या हमने कि जो ये जहाँ पे कट कर रही है, इस बिंदु को हमने मान लिया, इस पॉइंट को हमने मान लिया ए बी सी, इसको मान लिया हमने डी। ठीक है, तो डी बिंदु पे जा करके ये प्रकाश की किरण जो ये वाली है, ठीक है, ये मिली जा करके। ठीक है, या इसको ए अगर माना है, इसको हमने डी मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे देखा क्या, अब आपने क्या देखा कि ये जो प्रकाश की किरण पहली है और ये पहली वाली प्रकाश की किरण दोनों एक जिस बिंदु पे काट रही हैं, भाई ये दोनों जाकर के इस बिंदु पे मिलेंगे जाके, ये बिंब था। तो जब पीछे जाकर ये दोनों जिस बिंदु पे मिलती हैं वहीं पे तो प्रतिबिंब बनता है। तो इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, डी बिंदु पे बनेगा। कहाँ बनेगा, डी बिंदु पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, डी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें पता है कि जो अभिलंब होता है, अभिलंब, और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपसे अपवर्तन कोण कहा जाए तो अपवर्तित किरण कौन सी है, तो ये वाली, ये किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण। ठीक, ये अपवर्तित किरण है। ठीक, तो अपवर्तित किरण, तो अपवर्तन कोण कौन सा होगा, तो अभिलंब कहाँ है, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी आई क्या है, तो कोण आई क्या है, तो ये है आपतन कोण। ठीक, और आर क्या है, तो ये कोण आर क्या है, तो ये है अपवर्तन कोण। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। चलो अच्छा, इसके बाद फिर देखते हैं क्या, मान लेते हैं यहाँ पे हम तो दो कोण, एक ये कोण हमें पता चल गया, एक ये कोण पता चल गया। अब कुछ कोण अपनी मर्जी से मानते हैं, जैसे एक कोण ये हमने ले लिया, ये वाला। ठीक है, तो इस कोण को हमने मान लिया अल्फ़ा। क्या मान लिया, अल्फ़ा। एक ये दूसरा कोण हमने ले लिया, ये वाला, इसको हमने मान लिया बीटा, अपनी मर्जी से। एक ये कोण हमने ले लिया, ये, इस कोण को हमने गामा मान लिया। ठीक है, ये तीन कोण हमने ले लिया और इस तरीके से हमने इनको मान लिया। ठीक, इसके बाद अब देखते क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतनी बात, ये चित्र आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पूरा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्नेल का नियम लगाते हैं। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, इधर, ठीक, देखते इधर, स्नेल का नियम। क्या होता है स्नेल का नियम, ठीक है, पता है स्नेल का नियम मालूम होता है, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात जो होता है वो नियत होता है, यानी साइन आई
बटे साइन आर बराबर नियतांक क्या होता है, यन आता है, अपवर्तनांक यन आता है ना। तो यहाँ पे इसको कैसे रखते हैं, देखो अपवर्तनांक यन आता है, लेकिन प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है ना, तो जिस माध्यम में जाती है उसको रखते हैं हम पीछे, उसको रखते हैं पीछे। और किस माध्यम में जाती, किस माध्यम से जाती है, पहले वाले से, तो पहले वाले से दूसरे में जा रही है, तो 1 and 2 लिखते हैं इसको, ठीक है। या ये कह सकते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप पिछले वीडियो जाकर के पहले चैप्टर के देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे और देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर, इसको लिख सकते हैं n2/n1, ठीक है, ये बताया था, इसको n2/n1 लिख सकते हैं ना, ये भी आपको बताया था पिछले वीडियो में, देख सकते हो। इसके बाद एक और बात, जो ये कोण आई है और आर है, ये सूक्ष्म कोण है। कैसे हैं, सूक्ष्म कोण। तो त्रिकोणमिति में एक नियम बताया जाता है कि यदि कोई कोण थीटा सूक्ष्म कोण है तो उस थीटा कोण को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा लिख सकते हैं, या टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई सूक्ष्म कोण दिया है और वो साइन थीटा है तो उसको हम थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ साइन आई है तो बता सकते हैं यहाँ आई और आर कैसे हैं, सूक्ष्म कोण, कैसे हैं, सूक्ष्म कोण है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई जो है कोण, साइन आई की जगह हम केवल आई लिख सकते हैं, ठीक है। साइन आई की जगह हम केवल क्या लिख सकते हैं, आई, और साइन आर की जगह केवल आर लिख सकते हैं। ये बात आपको याद करके रखनी है। ये कहाँ से आया, तो त्रिकोणमिति में आपको ये पढ़ाया गया हाई स्कूल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे हम साइन आई की जगह केवल आई लिख देंगे और साइन आर की जगह केवल आर लिख देंगे, और ये हो जाएगा n2/n1, ठीक है, n2/n1। तिरछा गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा n1i इन बराबर n2r, और यहाँ से ये एक समीकरण नंबर 1 हमको मिल जाएगा, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, समीकरण 1 हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फिर से चलेंगे चित्र पे और पुनः देखेंगे क्या, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि पहला एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का नाम हमने दिया है बी सी और डी। त्रिभुज कौन सा देंगे, बी सी और डी, ठीक है। तो त्रिभुज बी सी और डी जो आप देख रहे हो उसमें एक हमें संबंध मिल के आएगा, क्या निकल के आएगा। जैसे अगर कोई त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, देखना समझना, ऐसा अगर कोई त्रिभुज इस तरीके का है, ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे कोई अगर त्रिभुज बना हुआ तो त्रिकोणमिति में एक प्रमेय चलती है, इस कोण को अगर ए मान लिया जाए, इस कोण को अगर बी मान लिया जाए और इस कोण को जेड मान लिया जाए, ठीक है। ऐसे ये बाह्य कोण है और ये आंतरिक कोण है, ठीक है, ये बाह्य कोण है और ये आंतरिक कोण है। तो होता क्या है त्रिकोणमिति में प्रमेय, ये निर्णय में आपको प्रमेय पढ़ाई जाती है क्या, कि दोनों आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी क्या होता है, जेड बराबर कोण ए प्लस बी, ठीक है, ये प्रमेय होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं त्रिभुज बी सी डी में। तो अगर हम देखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, तो त्रिभुज बी सी डी में तो ऐसी स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है बी सी डी वाला, ठीक, ये वाला बी सी और डी वाला। इसमें अगर देखोगे तो ये दोनों जो कोण है, ये दोनों जो कोण है, ठीक है, शुरू कर दो। हाँ, तो कोण बी और सी जो डी है, तो उसमें भी ये देख रहे हो कोण आर और हाँ ये गामा, कोण आर और कोण गामा जो है ये कैसे हैं, ये आंतरिक कोण है, और बीटा कैसा है, ये बाह्य कोण है। तो बी सी डी में क्या होगा, कोण बीटा इक्वल टू कोण आर ऐसे बना देते हैं, ठीक है, प्लस कोण गामा, इन दोनों का योग होगा आपस में, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, किस प्रमेय से, तो इस प्रमेय से, ठीक। और इसके बाद फिर क्या देख लेते हैं, या आप सीधा कोण हटाओ चिन्ह, इसको केवल बीटा बराबर आर प्लस गामा, ठीक। और इसके बाद एक और कोण लेते हैं, कौन सा कोण, दूसरा कोण देखो, तो कोण है बी और ये क्या है ए, ये बिंब है ना आपका, बी ए सी, कोण ये वाला बी ए सी वाला, बी ए सी। इसमें भी अगर देखा जाए तो बी ए सी में क्या है, ये एल्फा और बीटा आंतरिक कोण है, और देखो ये बाहर को रेखा खींची है ना ऐसे, तो ये बाह्य कोण है। बात नहीं समझ में आई, देखो इस तरीके से देख लेते हैं इसको, ऐसा ही तो बना हुआ चित्र, देखो इसको ऐसे कुछ इस तरीके का चित्र ये बना हुआ, ठीक है, ऐसा ही तो बना है। तो ये वाला कोण है आई,
ये वाला कोण है बीटा और ये वाला कोण है अल्फा। तो ये बाहरी कोण है, देखो ये बाह्य कोण है, और ये दोनों आंतरिक कोण है, ये वाला और ये वाला अल्फा बीटा आंतरिक कोण है। तो यानी कोण आई बराबर का निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे फिर त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी ए सी में। ठीक, तो त्रिभुज बी ए सी में क्या लिखेंगे, बाह्य कोण आपका कौन सा है, तो कोण आई है, क्या है, कोण आई है, और आंतरिक कोण कौन से हैं, तो अल्फा प्लस बीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए जो पहला समीकरण है वो क्या है, n1i बराबर n2r। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम r का मान निकालें इस समीकरण इस वाले से, तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, r बराबर अगर निकालें तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीटा माइनस गामा आएगा कि नहीं। r ऐसे बना लो अगर कोई दिक्कत हो। ठीक है, r बराबर बीटा माइनस गामा, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। और इससे क्या निकालेंगे, तो इससे तो i बराबर दिया ही है, तो i बराबर अल्फा प्लस बीटा, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 2 और 3 से i और r का मान उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से i व r का मान समीकरण 1 में। ठीक है, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो समीकरण 1 है ही आपका, इधर रख दे रहे हैं, देखो आप देखो इधर से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, n1 और i की जगह कितना है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर n2, r की जगह कितना है, बीटा माइनस गामा। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ तक एक समीकरण हमको और मिल गया। ठीक है, इसको और गुणा कर सकते हैं, अगर अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n1 बीटा बराबर n2 बीटा माइनस n2, और ये क्या है, गामा। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आया हमको, इतना गुणा करा दिया अंदर, इस तरीके से हो गया। तो ये अब इतना यहाँ तक समझ में आया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसको हम 4 मान लेंगे। ठीक है, और समीकरण इस 4 को क्या करेंगे, अब इसके आगे हम शुरू करेंगे, तब तक आप क्या कीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, अब समीकरण 4 को आगे लेकर के हम चलते हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 में देखो, अब यहाँ अल्फा बीटा और ये गामा, ठीक है, ये सब कैसे सूक्ष्म कोण है। तो अभी हमने आपको बताया था कि अल्फा कोण अगर दिया गया है तो अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा। ठीक, अगर सूक्ष्म कोण है, जो चाहो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा की जगह लिखेंगे, ठीक है, अल्फा की जगह लिखेंगे टेन अल्फा, क्या लिखेंगे, टेन अल्फा। बीटा की जगह क्या लिखेंगे, टेन बीटा, क्या लिखेंगे, टेन बीटा। गामा की जगह क्या लिखेंगे, टेन गामा। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये चूंकि सूक्ष्म कोण है इसलिए यहाँ पे हम इनको लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, उठा करके मान समीकरण 4 में रख देंगे। तो समीकरण 4 क्या है, n1 अल्फा का मान कितना है, तो 10 अल्फा, ठीक है, प्लस n1 10 बीटा बराबर n2 फिर 10 बीटा, और फिर इसके बाद माइनस n2, इधर लिख देते हैं, n2 10 बीटा। ठीक है, ठीक है, सॉरी 10 गामा है, 10 गामा, n2 10 गामा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, तो 10 अल्फा, 10 बीटा, 10 बीटा, 10 गामा, इनका मान देखेंगे और रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लिखना है n1 गुणा 10 अल्फा। देखो क्या है, 10 अल्फा कहाँ है, अल्फा ये है, 10 अल्फा ले रहे हैं ना, 10 अल्फा ले रहे हैं ना। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। ठीक है, ये वाला P था, ध्रुव होता है। अब यहाँ से बिंदु B जो है, यहाँ से हम एक लंब डालेंगे इधर ऐसे। ठीक है, और इस बिंदु को हम नाम लिख देंगे यम। और ये दोनों क्या है,
पी एम आपस में बहुत पास में है, बहुत पास में है, तो पी की जगह एम की जगह हम पी लिख सकते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं पी बराबर एम है, यानी पी की जगह हम एम की जगह पी लिख सकते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पे देखेंगे टेन अल्फा लिया, तो टेन अल्फा लेंगे तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ देखेंगे तो ये कोण बना है जो आपका बी और ये ए और ये एम, कौन सा कोण है, बी ए और एम। तो बी ए एम में टेन अल्फा लेंगे तो टेन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा, बी एम बटे आधार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए एम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। टेन बीटा लिया, टेन बीटा लेंगे तो बीटा देखो कहाँ है, ये कोण है, ये कोण है बीटा। तो बीटा जब ये कोण है त्रिभुज कौन सा होगा, बी एम और सी, बी एम सी होगा। तो टेन बीटा बराबर क्या होगा, लंब क्या हो जाएगा, तो बी एम क्या हो जाएगा, बी एम बटे आधार क्या हो जाएगा, एम सी क्या हो जाएगा, एम सी, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हाँ, और कौन सा गामा कोण लिया है, तो टेन गामा, तो टेन गामा ये है, ठीक। तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये बी एम, तो बी एम लंब हो गया बटे आधार कौन सा हुआ, तो आधार जो आपका हुआ वो कौन सा होगा, डी है, डी है, बिंदु डी माने थे ना हम, याद होगा आपको, ये डी है, तो डी और एम ये आधार हो जाएगा, तो डी एम, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इन सारे मानों को उठा करके हम इस समीकरण में रखेंगे। टेन अल्फा की जगह क्या आया है, टेन अल्फा की जगह आया है बी एम बटे ए एम, सॉरी ए एम, ठीक है। और फिर प्लस एन वन, टेन बीटा की जगह कितना आया है, तो बी एम बटे एम सी, टेन बीटा की जगह कितना आया है, बी एम बटे एम सी, फिर बराबर एन टू, टेन बीटा की जगह फिर वही आया है बी एम बटे एम सी, फिर माइनस एन टू, टेन गामा की जगह कितना आया है, तो बी एम बटे डी एम, बी एम बटे डी एम, ठीक है। करेंगे ऊपर सभी से बी एम कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। बी एम जो है वो कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, एन वन। और एक चीज़ देखना, आइए कॉमन ले लिया सभी से, ऊपर वाले से हमने क्या लिया, देखो इधर यहाँ से ऊपर जो है बी एम कॉमन ले लिया, तो बी एम आ गया बाहर, ठीक है। बी एम जो है ये बाहर आ गया, और अंदर अब क्या बचेगा, तो ये बचेगा एन वन। और देखो ए एम की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एम कहाँ है आपका, तो ए और एम ये है ना। तो हमने आपको अभी बताया कि ए की जगह एम, ए की जगह पी और पी की जगह एम लिख सकते हैं। तो ए एम की जगह हम लिख देंगे पी, क्या लिख देंगे, ए पी, ठीक है। ए एम की जगह हम क्या लिख देंगे, ए पी, ठीक। फिर उसके बाद प्लस ये फिर एन वन आ गया, चूँकि बी एम बाहर चला गया है, ठीक, बटे एम सी कहाँ है देखो, तो ये कहाँ है, एम सी, तो एम सी की जगह हम लिख सकते हैं सी पी, भाई एम की जगह हम पी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम सी पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी दूरी है इसलिए हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो एम सी की जगह क्या लिख देंगे हम, सी पी, ठीक। अब इसको बंद कर दिया ब्रैकेट, बराबर इधर देखो, इधर क्या कॉमन आ जाएगा, तो इधर भी बी एम कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो बी एम आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, एन टू माइनस, फिर देखो एम सी आया है, तो एम सी की जगह हम सी पी लिख सकते हैं, तो सी पी लिख दिया है ना। उसके बाद माइनस फिर एन टू आया, ठीक है। और फिर क्या लिख सकते हैं, डी एम की जगह को क्या लिख सकते हैं, डी एम कहाँ है आपका, तो डी एम, तो डी एम की जगह हम डी पी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा डी और पी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब बी एम से बी एम ये कट गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे हम समझेंगे कुछ, इस चित्र में समझेंगे, ठीक है। कुछ और मान रखना है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या देखते हैं यहाँ से देखो, हमने बताया था आपको कि ये जो दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण के ध्रुव से जो बिंब के बीच की दूरी होती है, ये बिंब है, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से जो बिंब के बीच की दूरी होती है उसको हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ठीक। अब एक चीज़ और समझना कि यह क्या हमने पढ़ा था कि ये जो P बिंदु है, चिन्ह परिपाटी में हमने पढ़ा था कि जो P बिंदु है, P बिंदु के, ठीक है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में हमने वीडियो में पढ़ाया था कि जो P बिंदु है, P बिंदु के इस तरफ धन दिशा होती है, ठीक है, दाईं ओर धन दिशा होती है और बाईं ओर
ऋण दिशा होती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी दाईं ओर वाली जितनी दूरियां लेंगे वो धन चिन्ह में आएंगी और बाईं ओर वाली जितनी दूरियां लेंगे वो ऋण चिन्ह में आएंगी। तो यहाँ पे जो क्या आपकी दूरी यहाँ पे दिख रही है, ये क्या है, पी एम ए पी, ठीक है। ए पी बराबर को हम ले सकते हैं यू। ए पी बराबर क्या हो गया, ए पी बराबर यू आएगा, लेकिन ये यू काय में आएगा, माइनस में आएगा। इसके बाद और कौन सी दूरी लेते हैं, तो इसके बाद देखो ये जो दूरी है ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल आर जो है ये प्लस में लेंगे कि माइनस में, तो प्लस में लेंगे, क्योंकि पी के किस तरफ है, ये दाईं तरफ है, तो ये प्लस में आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो पी सी है, पी सी या सी पी लिखा हुआ है हमने, सी पी जो है वो क्या होगा, आर होगा। वक्रता त्रिज्या होगी, कैसी होगी, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसके बाद और देखो कौन सी दूरी है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है ये है आपकी दिख रही है। इसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं, तो v से प्रदर्शित करते हैं। तो v यहाँ पे धनात्मक आएगी कि ऋणात्मक आएगी, तो धनात्मक आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, pd, pd तो है, या dp मान लो, dp मान लो या pd मान लो, तो dp बराबर जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से AP बराबर माइनस का U, CP बराबर R और DP बराबर V ये निकल के आया, और यही सारे मान उठा करके हम इन समीकरणों में रख देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो रख देंगे मान। तो N1 चाहो तो अब इधर से कॉमन ले लो, तो N1 आ गया कॉमन। ये बचा क्या, 1 अपान क्या है, AP की जगह क्या है, माइनस का U, ठीक है, प्लस 1 अपान CP क्या है, प्लस का R, ठीक है, बराबर इधर क्या है, N2, ठीक है, बाहर कॉमन ले लो। तो 1 अपान CP क्या है आपका, CP प्लस का R है, माइनस N1 अपान DP क्या है, DP का V है, ठीक है, प्लस का है। तो इतना बन गया। अब इसको हम समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन ना लेकर के आप सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉमन ना लो, अब इसको यहीं पे बना दो, N2, ये N1 है और ये N1 है, ये N2 है और ये N2 है, ठीक है। अब बस गुणा करा देंगे, ये बात आ दो, ठीक। तो अब देखो R एक तरफ वाले पद एक तरफ ले आएंगे, जैसे ये N1 अपान R है और ये N2 अपान R है, तो R वाले पद एक तरफ और बाकी पद एक तरफ, ठीक। तो देखो क्या करते हैं अब इसको, तो ये R वाला पद इधर ही रहने दो इसको, तो ये हो जाएगा N1 अपान R, N1 का ये वाला पद यहीं रखते हैं, N1 अपान R, ठीक है, बराबर, या और ये वाला पद उठा के इधर लाते हैं, माइनस में हो जाएगा N2 अपान R, ठीक है, बराबर ये वाला पद इधर रखते हैं, तो माइनस का N2 अपान V, और ये वाला पद उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा N1 अपान U, ठीक है। अब इसको थोड़ा और इधर देख लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको समझने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 अपान R, और ये क्या हो जाएगा, तो ये प्लस वाला आगे लेते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर N1 अपान U माइनस N2 अपान V, ठीक है। तो यही सूत्र हमने पढ़ा था। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N1 अपान U माइनस N2 अपान V बराबर N1 माइनस N2 अपान R, ठीक है। तो ये सूत्र हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। तो ये सूत्र निकल के आया, हाँ। तो यही जो सूत्र है ये क्या है आपका, ठीक है। तो ये सूत्र जो है आपका कितना, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस निगमन को कई बार आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए, पेपर में यकीनन इससे आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।